क्योंकि वो आउट ऑफ जुरिडिक्शन था, दूसरे कंट्रीज में हुआ था, परंतु मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि श्रीदेवी का मर्डर हुआ था। के अंदर एक पोर्शे के द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह कानून की कमियों का, पेचीदगियों का फायदा उठाया गया। इस तरह लोग बोलते थे चीटर है, ये फ्रॉड है, 420 आदमी है, 420 धारा ही खत्म हो गई है, उसकी जगह दूसरी धाराएं जो बिल्कुल शुरू में है, जो इस कानून के उस बहुत बड़ी ताकतें थी, बहुत बड़े गैंग्स का हाथ था, इवन दाऊद और तमाम जिस तरह की जो बातें उठती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, पैसे से जुड़े मामले से बात होती हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 3 बड़े कानूनों में फेरबदल करके उनकी जगह नए कानून पेश किए गए हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। वो 3 नए कानून क्या क्या हैं, इन नए कानूनों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, धाराएं किस तरीके से बदली गई हैं, क्या एफआईआर लिखने में कुछ चेंजेस हुए हैं, आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सभी बातों को डिकोड करेंगे। आज के हमारे गेस्ट दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सुपर कॉप है। ये अपने पुलिस कार्यकाल में अलग अलग पुलिस स्टेशन के एसएचओ रह चुके हैं। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि साइप्रस में है, वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने श्रीदेवी मैम के सुसाइड केस को भी इन्वेस्टिगेट किया है। करंटली ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस महासंघ। इससे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करें, अगर आप एक एस्पायरिंग ऑथर हैं एंड बुक लिखना चाहते हैं, या आप बुक लिख चुके हैं और उसे पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम हैंडल दोनों डाल दिए हैं। वहाँ जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम द्वारा आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंजॉय द पॉडकास्ट। कैसे सर? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। मैं भी सर बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। रिसेंटली आपकी एक बुक लॉन्च हुई है, तो स्टार्टिंग हम उसी बुक से स्टार्ट करते हैं। कुछ सर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे पाएँ? देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो हमारे कानून थे वो लगभग 150 साल पुराने कानून थे। कायदे में तो वो कानून तभी बदले जाने चाहिए थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि पहले हिंदुस्तान के अंदर मुग़लकालीन शासन था, तो मुग़लिया सल्तनत या उनके हिसाब से कानून चलते थे। बल्कि कानून क्या थे, वो तो एकदम तानाशाही वाले कानून होते थे, जो राजा ने कह दिया वही कानून होता था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने देश की सल्तनत को चलाने के लिए, लंदन से सरकार चलाने के लिए, यूके से सरकार चलाने के लिए अपने कानून बनाए, और उनको लॉर्ड मैकाले का कानून कहा जाता है। लगभग 150 साल ये पुराने कानून थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हुकूमत को यहाँ पर कायम रखने के लिए उस हिसाब से यहाँ तमाम तरह की चीज़ें की। उनमें कानून भी एक उसका इंट्रोडक्शन था, उन्होंने रेल बनाई और बहुत सारी चीज़ें की। तो उनका पर्पस था कि हिंदुस्तान में कैसे राज किया जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका था कि कानूनों में इस तरह के प्रोविज़न किए जाएं जिससे कि उनकी सल्तनत बरकरार रहे। परंतु जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार रहा कि क्या हम अपने कानूनों को बदल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी फैसला है जो सरकार ने लिया है। आपने देखा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से तमाम बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है, नई पार्लियामेंट है, नए कानून अब बनाए गए हैं। जो मेजर 3 कानून हैं, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको अब भारतीय नामों से, भारतीयता के हिसाब से बनाया गया है, जिनमें उनके नाम हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस तरह से नाम भी उनके भारतीय कर देंगे, बल्कि हिंदी में और संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो ये जो किताब लिखने का पर्पस मेरा यही था, ये मेरे जीवन का निचोड़ है, जो मेरे पुलिस के तजुर्बे हैं, अपनी ज़िंदगी के मैंने जो पुलिस में सेवाएं दी हैं, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हैं, स्टेट पुलिस के अंदर हैं, सीबीआई में हैं, ईडी में हैं, या दूसरे भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको इनके बारे में कैसे बताया जाए कि इन कानूनों की क्या महत्वता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, आपने देखा कि किस तरह निर्भया के बाद में कानून बदले, महिलाओं की सुरक्षाओं से संबंधित कानून बदले। जो हिंदू मुस्लिम की शादी का एक बहुत बड़ा एक मसला था, जो कि उसका इस कानून में एड्रेस किया गया है। धोखे से शादी कर लेना,
जिसको के बारे में तमाम सोशल मीडिया टेलीविज़न पर बहस होती है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम लड़के अपना नाम बदलकर उनसे शादी कर लेते हैं। अब चूंकि उनके कानून में 4 शादियां करना अलाउड हैं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए जो महिलाओं के हित के हैं। चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर किसी महिला को प्रमोशन देते हैं या कोई इंसेंटिव देते हैं, उससे उसका मिसयूज़ करते हैं उस महिला को, वो भी इस कानून के अंदर एड्रेस किया गया है। तो वो जो धाराएँ हैं, जो मर्डर है, रेप है, झगड़े हैं, फसाद हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, उन धाराओं को शुरू में रखा गया है। जैसे आम भाषा में पहले मर्डर के लिए बोला जाता था 302 पिक्चरों में दिखाया जाता ताजे राते हिंद, अब वो 302 की धारा बदल दी गई है, उसको 102 के आसपास लाया गया है। इसी तरह लोग बोलते थे चीटर है, ये फ्रॉड है, 420 आदमी है, 420 धारा ही खत्म हो गई हैं, उसकी जगह दूसरी धाराएं जो बिल्कुल शुरू में है जो इस कानून के उसमें लगाई गई हैं। तो इस तरह ज़रूरत थी कि इस तरह की एक किताब लिखी जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने साथियों को मैं बताऊं कि अभी किस तरह से हम अच्छी एफआईआर बना सकते हैं, क्योंकि एफआईआर एक ऐसा महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है इन्वेस्टिगेशन में या पूरे इंडिया के अंदर। आपने तमाम लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न पर बहस होती हैं कि इसमें एफआईआर हो गई है या इसमें एफआईआर होनी बकाया है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, राज्य सरकार एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, अदालत से निर्णय लेने पड़ रहे हैं। तो एफआईआर के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से अब नए कानून में एफआईआर लिए जाएं। तो ये जो किताब लिखी है आपके सामने है, भारतीय न्याय संहिता, हाउ टू राइट एफआईआर अंडर न्यू लॉज विथ 3 कंपेरेटिव लॉज, क्योंकि 3 कानून बनाए गए हैं, किस तरह से उनको कंपैरिजन करा जाए, एक आम आदमी जो पब्लिक का आदमी है उसको भी सुगम हो कि तुरंत जाकर उस चार्ट पर जाकर। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी हिंदी भाषा में लिखी गई है और आम आदमी की भाषा में किताब लिखने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, डिजिटल भी ये बुक की जाएगी और तमाम तरह के जो मार्केटिंग के तरीके हैं ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर अवेलेबल है। तो इस बुक के बारे में मेरा पूरा विश्वास है कि यदि मेरे द्वारा ये जो मेहनत की गई इस किताब को लिखने में, यदि किसी मेरे पुलिस के साथी को ये अच्छी एफआईआर लिखने में इसका थोड़ा सा भी अंश उसका फ़ायदा हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा जो मकसद पूरा हो गया। तो किताब लिखने का ये मकसद था और किताब अब पब्लिश आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में है और वो समय नज़दीक आ रहा है 1 जुलाई का, जब ये तमाम कानून लागू हो जाएंगे और इस कानून के हिसाब से जो नया कानून है ये एफआईआर लिखी जाएंगी। तो मेरे तमाम जितने दिल्ली पुलिस के साथी हैं, दिल्ली पुलिस का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिल्ली राजधानी है और तमाम जो स्टेट की पुलिस हैं उसकी जो उसको फॉलो करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पुलिस के बारे में अनटच रह जाते हैं, उनको इस बारे में इस किताब के अंदर कोशिश की गई है। जैसे इस किताब के आखिर में वो एफआईआर भी दिखाई गई हैं, किस तरह से महात्मा गांधी का जब मर्डर किया गया, असैसिनेट किया गया, कैसे हुआ, किस तरह की एफआईआर पर्शियन में लिखी जाती थी। उसके अलावा आपने देखा होगा रंगा बिल्ला केस मशहूर था, गीता चोपड़ा के नाम से जाना जाता है, बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया था। इस तरह से कुछ एफआईआर दिखाई गई जिससे लोग प्रेरणा ले सकें कि पहले कैसे एफआईआर लिखी जाती थी और आने वाले टाइम में, आज डिजिटल का टाइम है, तमाम चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, अदालतों ने निर्णय दिए हैं, बड़ी बड़ी अदालतों ने कहा है कि अब जो चीज़ें हैं उनको इसमें समावेश किया जाए एफआईआर के अंदर। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जिनको कि पहले कानूनी मान्यता नहीं थी, उनको बतौर एन एविडेंस नहीं माना जाता था, परंतु अब कानून में ही ये प्रोविजन कर दिया गया है कि आप उनको अदालत में पेश कर सकते हैं बतौर सबूत। उसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में थी कि थाना में एफआईआर कहाँ दर्ज की जाए। हमेशा जुडिशन का मैटर रहता था कि कहाँ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको याद होगा कि आशाराम के साथ जो उनको सजा हुई या ट्रायल हुआ वो राजस्थान में हुआ, उसकी मुकदमा दिल्ली में कमला मार्केट थाने में लिखा गया, 0 एफआईआर लिखी गई। परंतु अब ये कानूनन बना दिया गया है कि जहां भी शिकायतकर्ता होगा वो अपनी शिकायत उसी थाने के अंदर कराएगा। ये पुलिस का और सरकारों का काम है कि उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन किस स्टेट में किस थाने में हो। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन एफआईआर कर दी गई थी, कुछ उसका गैर इस्तेमाल भी होता था, लोग मिसयूज़ करते थे उस कानून का। जैसे किसी की कार चोरी, ट्रक चोरी, बस चोरी, आप घर में बैठे फैसिलिटी दी थी सरकार ने कि आप अपने घर बैठे ही अपनी एफआईआर लिख सकते हैं, परंतु उसका मिसयूज़ हुआ कि लोगों ने अपनी झूठी एफआईआर करनी शुरू कर दी इंश्योरेंस क्लेम के लिए। परंतु अब
सरकार ने ये तय किया है कि आपको एफआईआर तो करने की फैसिलिटी दी है, परंतु आपके नज़दीक थाने में जाकर उस पर आपको आप इनिशियल करने होंगे, जिससे कि आप वेरीफाई हो जाएं कि आपने जो एफआईआर कराई है क्या आप ही वो इंसान है जिन्होंने एफआईआर कराई है। इस तरह से बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इस कानून में किए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये कानून आने वाले समय में एक न्याय व्यवस्था के अंदर एक अच्छा कदम साबित होगा। लोगों को बड़ी उम्मीद है नए कानून से कि शायद अब हमें न्याय जल्दी मिलेगा, सुगम होगा और अदालतें जल्दी इसमें निर्णय कर पाएंगी और सज़ा का जो कन्विक्शन का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिगेशन पुलिस के खिलाफ होता था कि पुलिस की सजा की जो रेट है, कन्विक्शन रेट है, बहुत डाउन है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो तमाम सबूत इकट्ठे करेगी पुलिस, उसमें तमाम लेबोरेटरीज की बताया गया कि किन केसेस के अंदर आपको एफएसएल की टीम बुलानी है, किस तरह से आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, और उसमें तमाम टाइम बाउंड कर दिया गया कि कितने टाइम में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करके अदालत में भेजना है। तो अदालतों को भी कुछ इस तरह की एडवाइस दी गई है या इस तरह के कानून में प्रोविजन किया गया है कि अदालतें भी एक तरह से बाइंड हो गई हैं कि वो अपने समय की अवधि के अंदर उसका निर्णय दें। सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बुक। थैंक यू। वो क्या लॉज थे जो हटा दिए गए हैं, उनकी जगह क्या लॉज हैं, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, हमारा जो कॉमन व्यूअर्स है वो देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। देखिए, शुरू में जैसे 302 का मैंने जिक्र किया या चीटिंग का जिक्र किया, पहले उनको किताब के कानून के लास्ट में रखा गया था ऑलमोस्ट, अब उनको बिल्कुल शुरू में कर दिया गया है। उसके अलावा जो समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनके बारे में विशेष ध्यान दिया गया है कि उसमें केवल पैसे वाला या इन्फ्लुएंशियल आदमी ही इस तरह के कानून का फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए एक आम आदमी को भी कानून के बारे में पूरी जानकारी हो, उसके क्या अधिकार हैं, किस तरह से वो अपनी एफआईआर करा सकता है और उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, वो आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं और तमाम तरह की जानकारियाँ आम आदमी को होंगी। और ये कानून बल्कि आम आदमी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली में देखा होगा पुणे के अंदर एक पोर्शे के द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह कानून की कमियों का, पेचीदगियों का फ़ायदा उठाया गया, परंतु ये कानून आने के बाद में बहुत सारी परेशानियां, इस तरह के जो प्रभावशाली लोग हैं कानून का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका मिसयूज़ रोका जा सकता है। करेक्ट। तो इसमें सर जैसे आपने अभी पुणे केस का नाम लिया, तो वो अभी करंट में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कुछ धाराएं ऑलरेडी लग चुकी हैं, कुछ लग रही हैं। आप जैसे बता रहे हैं 1 जुलाई 2024 से सारी धाराएं निरस्त कर दी जाएंगी, कैंसिल कर दी जाएंगी, उसकी जगह नई धाराएं आ रही हैं। तो फिर आगे किस तरीके से प्रोसीजर होगा? पूरा केस बदल दिया जाएगा या उसकी जो चार्जशीट वो उन्होंने जो फाइल कर रहे हैं या करेंगे वो पूरी चेंज होगी? मतलब किस तरीके से जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनको आगे किस तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में ये है कि जो अब एफआईआर हो रही हैं या हो चुकी हैं उनको भी इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नहीं, कभी भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं हो सकता, मतलब पिछली डेट से नहीं हो सकता। जिस दिन से वो एफआईआर लिखी जाएंगी 1 जुलाई से, वो नए कानून के हिसाब से लिखी जाएंगी। उससे पहले जितनी भी एफआईआर लिखी गई हैं उनका ट्रायल, उनका तमाम कन्विक्शन, सजाएं उनकी पुराने कानून के हिसाब से होंगी। परंतु 1 जुलाई के बाद जो एफआईआर लिखी जाएंगी उनका जो निष्पादन है, कोर्ट के ट्रायल है, कोर्ट के जो कानून है वो तमाम बदल जाएंगे, नए कानून के हिसाब से ट्रायल होगा। तो इस जो भ्रांति है, ये आपका अच्छा सवाल था, लोगों के दिमाग में जरूर मैसेज जाना चाहिए कि पुराने कानून में जो 30 जून तक जो कानून रहेगा या लास्ट डे ऑफ द मंथ रहेगा वो कानून पुराने कानून से चलेगा, नए कानून से 1 जुलाई से वो तमाम तरह के ट्रायल होंगे और एफआईआर लिखी जाएंगी। तो इसमें जो आपका सबटाइटल है वो है हाउ टू राइट एफआईआर। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो गया है, अब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हमारी वर्बली एक्सचेंज कुछ ज़्यादा थोड़ी सी हीट अप हो गई है और मुझे अब पुलिस का सहारा लेना चाहिए। आई थिंक इसमें एक एनसीआर की एक कैटेगरी होती है। हाँ, उसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पैटी ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि एफआईआर की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में उनको नहीं रखा गया है, क्योंकि बहुत छोटे अपराध होते हैं। यदि उसमें कोई भी आदमी चाहे कि उसको न्याय की अपेक्षा है तो अपनी एनसीआर कराकर संबंधित अदालत में अपने सबूत पेश कर सकता है, जिसके खिलाफ वो एफआईआर कराना चाहता है या एनसीआर लिखवाई है। उसके बारे में अदालत को एक पावर है उसको ट्रायल करने की, और जिसने अपराध किया है चाहे छोटा ही अपराध हो उसको सजा करने की। अब जैसे पहले ये था कि
छोटे छोटे 100 रुपये की भी एफआईआर लोग करा देते थे, परंतु अब कानून में प्रोविजन किया गया है कि 5,000 रुपये से नीचे की एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि बहुत पैटी ऑफेंसेज है। सरकार के ऊपर बहुत भारी बर्डन पड़ता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की अपने टाइम और वक्त जो है बेशकीमती है वो जाया होता है। वो अच्छे कार्यों में, पॉजिटिव कार्यों में लगाया जाए, जहाँ सही मायने में हीनियस ऑफेंस हुआ है या किसी के साथ में, महिला के साथ कोई अपराध हुआ है, गरीब आदमी के साथ कोई अपराध हुआ है, तो उनको न्याय मिल सके। इस दिशा में इस किताब के अंदर, इस कानून के द्वारा एक कोशिश की गई है कि इन कानूनों में फेरबदल किया गया है। आपने अपनी बुक्स में प्रॉपर चार्ट्स दे रखे हैं, धाराओं के, एफआईआर के रेफरेंसेस दे रखे हैं, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी आपके पुलिसकर्मी हैं या जो भी जजेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बट एक कॉमन मैन, एक आम आदमी जिसे इन चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं है, वो किस तरीके से इस बुक से फ़ायदा उठा सकता है? ठीक है, जैसे एक आम आदमी ये चूँकि डिजिटल पे भी किताब जाएगी और इंग्लिश में भी रहेगी, पूरे इंडिया में किताब जाएगी, तो इसमें वो अपने मतलब की धारा देख सकता है कि यदि मेरे साथ मारपीट हो गई है, चोरी हो गई है, मेरे साथ डकैती हो गई है, रेप हो गया है, मोलेस्टेशन हो गया है, फ्रॉड हो गया है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो बहुत ही 3-4 पेज के अंदर तमाम चीज़ें वो अवेलेबल हैं। वो अपने मतलब की धारा देख सकता है कि पहले किस धारा में मुकदमा दर्ज होता था, अब मुझे किस धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस वाले फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकें, पुलिस को भी बता सकते हैं कि मेरी धारा ये बनती है। आज चूँकि इतनी जनता जागरूक हो चुकी है कि तमाम चीज़ें थाने में जाने के बाद, अदालत में जाने के बाद डिजिटल जाकर देखती है, गूगल करके देखती है कि क्या स्थिति है। तो ये एक आम पब्लिक डोमेन की चीज़ है और आने वाले टाइम में जो एक आम पब्लिक भी है उसको इस किताब का फ़ायदा होगा, नए कानूनों का फ़ायदा होगा। समाज के अंदर एक नई एक जो शुरुआत है उसकी उम्मीद हम रखते हैं। में हो गया। बाकी जिसको डिटेल में इस बुक के बारे में पढ़ना है, ये अमेजोन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, एंड डायरेक्ट आपके ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। हमारे जो पब्लिशर हैं, शिवांग पब्लिकेशन दरियागंज के अंदर हैं, वो भी उसको ऑनलाइन दे रहे हैं। टेलीफोन पर भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तमाम जितने भी हमारी कोर्ट्स हैं उनके अंदर ये तमाम जो काउंटर्स हैं वहाँ पर ये बुक दी जा रही हैं। जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी से लोग जुड़े हुए हैं, जो बुक्स हैं, यूनिवर्सल बुक डिपो हैं, दूसरी जो बुक्स हैं, जैन बुक हैं, उन तमाम पर ये किताब अवेलेबल होगी। और साथ के साथ तमाम ये इंडिया के अंदर जितने भी हमारे डायरेक्टर जनरल्स पुलिस हैं, डीजी हेड हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पुलिस के, उन तमाम जगह किताब भेजी जा रही हैं जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर योर बुक। तो सर, ये तो रही किताबों की बातें। अब थोड़ा सा आपकी ना पर्सनल लाइफ के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो कुछ आपका एक किस तरीके से आपकी जो पुलिस जर्नी रही है वो किस तरीके से रही है? देखिए, पुलिस में आना भी बहुत मुश्किल है और पुलिस में नौकरी करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और उससे कामयाब तरीके से निकल जाना, बिना किसी दाग के, बिना किसी परेशानी के निकल जाना, क्योंकि इसमें बड़े उतार चढ़ाव की नौकरी है, आम नौकरी नहीं है। इसमें कानूनी मसले जुड़े हुए हैं, इसमें अदालत से जुड़े हुए मसले हैं। यदि आपकी एक गलती समाज के ऊपर बहुत नुकसान कर सकती है। आपने देखा होगा एक सिपाही की गलती से पूरा डिपार्टमेंट, तमाम सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर किस तरह से उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसमें हर कदम सोच कर रखना पड़ता है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे कि मेरी गलती का खामियाजा समाज को हो या पूरे डिपार्टमेंट को हो। तो जो मेरी जर्नी जो थी शुरू में वो बड़ी कठिन थी। मैंने इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रथम स्थान नौकरी में प्राप्त किया था और बड़ी मेहनत से, शिद्दत के साथ में अपने जो इस कार्य को निभाया। और एसी पार्लियामेंट के रूप में मैं रिटायर हुआ। मैं 4-5 जगह SHO भी रहा, एडिशनल SHO रहा। उसके अलावा साइप्रस एक कंट्री है, वह यूनाइटेड नेशंस का मिशन होता है, उसमें गया। बड़ा कामयाब वहाँ पर मिशन रहा हमारा, हिंदुस्तान का पहला मिशन था। हम लोग वहाँ पर गए, 7 इंडियंस थे जो वहाँ पर जाकर सेवाएं दी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट केसेज में 2 बार मुझे लंदन जाने का मौका मिला इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा रोमांचक रहा मेरा सफ़र जो है, टेलीविज़न पर डिबेट करना, पुलिस को डिफेंड करना। और तमाम, चाहे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हों, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस से रिलेटेड हों, ED, CBI, NIA, किसी से भी रिलेटेड हों, मैंने जमकर जो है जहां पुलिस को डिफेंड करना था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, मजबूती के साथ उनको स्टैंड दिया। और जहां पुलिस की गलती थी वहां मजबूती से उनको ठोका भी, उनके कमियों के बारे में बताया, जिससे कि आइंदा के समय में वो इस तरह की गलती ना दोहराएं। परंतु ये जो दौर था ये आज भी चल रहा है। आज भी मैं उसी शिद्दत से अपने ऑफिस में आता हूँ, अपने पुलिस के काम को करता हूँ,
हूँ, इस किताब को लिखा है। और भी मेरी विचार है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या प्रयोग हो रहे हैं, अमेरिका की पुलिस कैसे काम करती है। मैं अमेरिका गया, वहाँ पर पुलिस काम करने का तरीका देखा, वहाँ की जेलों में गया कि जेलों में किस तरह से कैदियों के साथ रखा जाता है, जुडिशियल सिस्टम अमेरिका में कैसे काम होता है। तो वो तमाम जो एक्सपोजर है लाइफ का वो बढ़ता जा रहा है। और पुलिस की और अदालतों की और जजेस की नौकरी ऐसी है कि ये इसमें नई नित्य चीजें आएंगी। ये कानून बिल्कुल परमानेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे, नई चीजें आ रही हैं, नए नए जजमेंट्स आ रहे हैं, रोज नई चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। आप देखें किस तरह से राजनीतिक चीज़ों का इन चीज़ों पर असर आता है। अब सरकारें, आपने देखा पीछे इलेक्शन हुआ, किस तरह से एग्जिट पोल हुए, किस तरह तमाम चीज़ें हैं। तो ये तमाम एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, ये रुकती नहीं है। पुलिस का सिस्टम है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। हम लोग बाहर से बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें समावेश कर रहे हैं, किस तरह से अपराधों को कम किया जाए। अब जैसे साइबर का है, आज की डेट में साइबर क्राइम इतना हो गया है कि पूरी दुनिया उससे त्रस्त है, हिंदुस्तान भी उससे त्रस्त है। हर जिले के अंदर साइबर के थाने खोले गए हैं। सेंट्रल लेवल पर द्वारका के अंदर एक IFSO बनाया गया है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो चीटिंग फ्रॉड की होती हैं साइबर के, उसको हम चेक करते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, बहुत लंबा है। और मेरा जो जर्नी थी बहुत बढ़िया रही, कामयाब रही। ऊपर वाले के, भगवान के आशीर्वाद से ये सब कुछ अच्छा समय निकला, जिसकी वजह से मैं प्रेरणा के रूप में ये किताब लिखने की हिम्मत कर पाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी किताब मेरे साथियों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और इन्हीं उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, बताएं कि ये किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कानून में जानकारी रखना चाहते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था सर कि आपने श्रीदेवी मैम का केस भी इन्वेस्टिगेट किया था, थोड़ा उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, रिटायरमेंट के तुरंत बाद श्रीदेवी का मर्डर हुआ पूरे, चूंकि श्रीदेवी कोई आम महिला नहीं थी, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उनको राष्ट्रपति से सम्मान मिला था। तो जिन हालात में उनकी मौत हुई दुबई के अंदर, वो बड़े शक पैदा कर रहे थे। तो मेरे साथियों ने कहा कि आप रिटायर हो गए हो, आप जाकर मालूम करो कि क्यों हुआ है। क्योंकि मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम भी करता हूं, तो बहुत सारे जो लोग हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी सेवाएं लेते रहते हैं। तो मैं एक शौकिया तौर पर आप कह सकते हैं कि मैं दुबई गया और उसी होटल में रुका जहां पर श्रीदेवी का मर्डर हुआ था, बल्कि उसके बराबर वाले कमरे में रुका। हालांकि मैं सीक्रेटली गया था वहां अपना काम करने के लिए अपने साथी के साथ में। मैंने तमाम उस कमरे का जो सेम था उसका इंस्पेक्शन किया और पता लगाने की कोशिश की कि क्या श्रीदेवी की मौत इस बाथटब में डूबने से हो सकती है। तमाम तरह की मैंने उसमें रिसर्च करी, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली, तो पता लगा कि इंडिया में आज तक कोई बाथटब में डूबने से मौत नहीं हुई है। समुद्र में डूबने से हुई है, नदी में डूबने से हुई है, तालाब में डूबने से हुई है, बाढ़ में डूबी है, पर बाथटब में नहीं मिली। और वो तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट थी, 4-4 घंटे वो एक्सरसाइज करती थी और उसमें शराब के एलिगेशन लग रहे थे। दुबई में तो शराब आमतौर पे मिलती ही नहीं है, और जो इस पार्टी में थी वो इतने बड़े आदमी की पार्टी थी कि उसमें तो शराब पानी की तरह नीचे बह रही थी। वो अपने कमरे में शराब पी के क्यों जाती? उनके पति का भी रोल उसके अंदर बोनी कपूर का बड़ा शख्स हुए वाला था। तो ये निकल कर ये आया कि उसमें बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से लिया गया था, और श्रीदेवी की मौत यदि वहाँ ना होकर दिल्ली, मुंबई या हिंदुस्तान में होती तो वो क्लेम नहीं लिया जा सकता था। हालांकि क्लेम आज तक वो हो नहीं पाया, परंतु ये साबित हो गया कि उनकी मौत आम मौत नहीं थी, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी, बहुत बड़े गैंग्स का हाथ था। इवन दाऊद और तमाम जिस तरह की जो बातें उठती हैं फिल्म इंडस्ट्री से, पैसे से जुड़े मामले से बातें होती हैं, तो श्रीदेवी का मर्डर जो था वो, हालांकि सरकार उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो आउट ऑफ जुडिक्शन था, दूसरे कंट्रीज में हुआ था, परंतु मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि श्रीदेवी का मर्डर हुआ था। आपने सर किरण बेदी मैम के साथ काम किया है, आपने संजय अरोड़ा सर के साथ काम किया है, तमाम बड़ी बड़ी पुलिस की जो हस्तियां आपने उनके साथ काम किया, तो सबसे ज़्यादा टफ किसके साथ रहा है? देखिए, अलग अलग पुलिस ऑफिसर थे जिनके आपने नाम लिए, उनके अलावा एक स्वर्गीय वेद मरवा थे, मिस्टर YS डडवाल थे, वो भी स्वर्गीय हैं। तो उनकी अपनी अपनी प्रतिभाएं थी, उनका अपना एक्सपीरियंस था, अपना एक्सपोजर था, अपने काम करने के तरीके थे, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। जैसे किरण बेदी मैडम है, उनका अपना एक मानवीय टच था कि कैसे पुलिस में रिफॉर्म किए जाएं, पुलिस वालों को एक इंसान की तरह देखा जाए, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे काम किया। आज भी मैं किरण बेदी मैडम से जुड़ा हुआ हूँ। 9 तारीख को 75वां बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने साउथ दिल्ली जा रहे हैं, बहुत बड़ा हम लोग फंक्शन उसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम नवज्योति है, जो तमाम
पहले डी एडिक्शन पर काम करती थी, अब दूसरे क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से लोग साथ, एक हमारे आमोद कंठ साहब थे, वो बच्चों के लिए प्रयास नाम की संस्था चलाते हैं, जो वैगाबॉन्ड बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनको संस्था के अंदर संरक्षण दिया जाता है। इसी तरह डडवाल साहब थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि डडवाल साहब ने तमाम स्टैंडिंग ऑर्डर एसओपी जिनको बोलते हैं वो अपनी निगरानी के अंदर बनाए और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट से मैच करते हुए, जो आज तक भी हमारे लिए एक दिशा निर्देशन का काम करते हैं कि पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, किन परिस्थितियों में, और हर सब्जेक्ट पे उन्होंने बनाए। इसके अलावा श्री भीमसेन बस्सी, जो मैं उनका एसओ भी रहा हूं, उन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन कहा कि कोई डरने की जरूरत नहीं, आप फ्री रजिस्ट्रेशन करिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया। डडवाल साहब ने कहा कि जो शराब चक्कू के मुकदमे पुलिस वाले झूठे प्लांट करते रहे, इनोसेंट आदमी प्लांट करते, सब बंद उन्होंने करा दिए। तो हर एक कमिश्नर का, वेद मरवा साहब का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, पंजाब जल रहा था, दिल्ली जल रही थी, तमाम तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर सुलग रही थी, आग लग रही थी, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए। मिसेज इंदिरा गांधी का एसिनेशन हुआ था, उसके बाद में जिस तरह से दंगे फसाद हुए, जब वेद मरवा साहब आए, उन्होंने तमाम तरह की एक्सरसाइज, ब्लैक रोज एक्सरसाइज, फला एक्सरसाइज लगाकर उनको कंटेन किया, कंट्रोल किया, और आज दिल्ली को और पंजाब को स्थिर आप देख रहे हैं। तो कुछ पुलिस ऑफिसर थे जिनमें गिल साहब का भी मैं नाम लिए बिना नहीं रह सकता, वो भी स्वर्गीय हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं भूला जा सकता कि पंजाब को उन्होंने झुलसती आग से कैसे निकाला। तो ये वो आदर्श पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका नाम बार बार हिस्ट्री में लिया जाता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर इन पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर कुछ पुलिस स्टेशन के नाम बनाएगी। बल्कि मेरा तो यहां तक कहना है कि ये जो खाकी का कलर है, जो अंग्रेजों की दास्ता को दिखाता है, इस कलर को हमें तुरंत बदलना है। और सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि इन कलर को ही नहीं बदलना, एक भारतीयता के हिसाब से एक हमारी अच्छी यूनिफॉर्म एक दी जाए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अक्रॉस इंडिया। उसके अलावा जितने भी ये थानों के नाम मुगल और हमारे को ब्रिटिश दास्तां की निशानी छोड़ के गए हुए हैं, उनसे निजात मिले। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, फला रोड, इन सबको हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों जाने तुगलक के बारे में? मुझे जानना नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, भगत सिंह के बारे में जानना है, गांधी जी के बारे में जानना है, नेहरू जी के बारे में जानना है, इंदिरा गांधी के बारे में जानना है। क्यों दरियागंज का नाम राजघाट थाना नहीं हो सकता? अरे हमारे बापू हैं, राष्ट्र के पिता हैं, उनके नाम पर एक थाना होना चाहिए। इसी तरह कोतवाली थाना है, वहां पर विजय घाट है, लाल बहादुर शास्त्री की निशानी है विजय घाट, उस तरह का उनके नाम होने चाहिए, इंडियनाइज नाम होने चाहिए। इस दास्ता से हमें पीछे छुड़ाना चाहिए, और इसके बारे में मैं जल्दी ही, जो नई सरकार आई है, मैं जल्दी इस बारे में एक मुहिम चलाऊंगा कि कैसे, क्योंकि खाकी को लोग आज की डेट में काफी हद तक बहुत सारा वर्ग उसको घृणा की दृष्टि देखता है। अरे ये तो खाकी वाला है, तो चोर होगा, ये तो रिश्वत लेता होगा, जबकि सारा महकमा, सारा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। एक से एक लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिंदगी दी है। जैसे मोहनचंद शर्मा थे, उनको जो है जामिया और ओखला के अंदर जिस तरह शूट आउट कर दिया गया, जो टेररिस्ट को पकड़ने के लिए गए हुए थे, इस तरह उस थाने का नाम जामिया की जगह आप उसका मोहनचंद शर्मा स्वर्गीय उनके नाम पर रखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो पुलिस में है, आर्मी के अंदर है, उनके नाम पर बदले जाएं। ये जो आप जो थानों के जो नाम है वो चेंज करने की जो आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नाम है उन थानों के? नहीं, हिंदुस्तान का जो सेकुलर ढांचा है उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। मैं कहता हूं कि जैसे चांदनी महल, चांदनी चौक थाना है, वहां पर मिर्जा गालिब की आज भी हवेली लोग देखने के लिए जाते हैं। उस थाने का नाम मिर्जा गालिब के नाम क्यों ना रखा जाए? अभी हमने औरंगजेब रोड का नाम रखा, नेताजी कलाम साहब के नाम पर रखा। मैं कहता हूं तुगलक रोड का थाना उनके नाम क्यों ना रखा जाए। इसी तरह से राजीव चौक है, उसके नाम पर कनॉट प्लेस थाने का नाम राजीव थाना क्यों ना कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई। परंतु जो हमारी मुगल कालीन सोच है और जो ब्रिटिश सोच है, उससे हमें निकलना है, इंडियनाइज की तरफ जाना है। तमाम चीजें बदल रही हैं, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है, दुनिया हमें देख रही है कि किस तरह हिंदुस्तान के अंदर बदलाव हो रहे हैं। तो उनको भी मैसेज लगे कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है, और हमारी जो हिंदू की जो भावना है, हिंदुस्तान की जो भावना है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान चल पड़ा है। आप सर अभी करंटली एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस महासंघ। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है? देखिए, दिल्ली पुलिस महासंघ का उदय ऐसी स्थिति में हुआ जब बिल्कुल पुलिस बहुत क्राइसिस में थी। TCRE कोर्ट में वकील और पुलिस आमने सामने आ गए थे। इससे पहले मिसेज किरण बेदी के टाइम में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, बल्कि हाई कोर्ट में कमीशन बैठा था, जस्टिस बधवा कमीशन। तो ये ऐसा विषय था कि कोई पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं था, पुलिस के बारे में बात करने को तैयार नहीं था, सोशल मीडिया पर कहने को तैयार नहीं था। जब 30 से में विवाद खड़ा हुआ
तो मैंने लीड करते हुए, चूंकि मैं रिटायर हो गया था, मैं अपनी बात को रख सकता था समाज के सामने। मैंने तमाम पुलिस के साथियों से कहा कि हम अपने हेडक्वार्टर पर जाएंगे, अपनी बात अपने कमिश्नर साहब को बताएंगे, जिससे कि वो हमारे पुलिस के अधिकारियों को डिफेंड कर सकें, उनकी गलती ना होते हुए भी उनको पनिशमेंट ना दिया जाए। तो उसी दिशा में तमाम, आपने देखा होगा पूरे दिल्ली पुलिस तमाम इस तरह से उठ के खड़ी हो गई कि अब हम न्याय की उम्मीद रखेंगे। तब हमारे साथियों ने डिसाइड किया, मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए जहां पर हम अपना पक्ष जनता के सामने रख सकें, अदालतों के सामने रख सकें। तो उसी क्रम के अंदर दिल्ली पुलिस महासंघ की स्थापना की गई, जो आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक लीड मॉडल है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक लीड है, और जो भी पुलिस से संबंधित चीजें होती हैं हम उसमें रखते हैं।